हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रेफर्ड एंड हायर विल बी द रिवॉर्ड टू इन्वेस्टर्स व्हेन। तो जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाएगी और इससे आपके इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा। किस केस में? तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। आर ए आर ओ सी इज हायर। अब ये आर ए आर ओ सी का फुल फॉर्म होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, ये क्या होती है मैं आपको अभी सॉल्यूशन में बताऊंगी। तो पहला आपको ऑप्शन दिया है कि आर ए आर ओ सी इज हायर, दूसरा बोला है आर ए आर ओ सी इज लोअर, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की वैल्यू कम है। तीसरे बोला है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की वैल्यू 1 है, और चौथे में बोला है नन। तो आर ए आर ओ सी क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब है कि जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ आप उसके इंटरेस्ट रेट को, हमें कितना उसमें यील्ड मिल रहा है, सिर्फ उसको मत देखिए। इसके साथ आप ये देखिए कि जहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे हमें 8% या 10% मिल रहा है, तो वहां पे रिस्क कितना है, रिस्क को भी आपको देखना है। और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे अगर आप, आपकी एज यंग है, आप मान लीजिए कि आप 25-30 इस एज में है, तो उसके एज में आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं चलिए रिस्क है तो ले सकते हैं, भी पूरा लाइफ है जॉब करने का, तो आप हायर रिस्क की, जो भी ज्यादा रिस्की होगा तो डेफिनेटली वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है, मान लीजिए 12% कहीं आप इन्वेस्ट करके आपको मिल रहा है, तो आप 12% के साथ जाएंगे। लेकिन कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए कोई 60+ है, जिसके पास अभी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, जो भी अगर पेंशन आती है तो पेंशन ही सोर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एफडी करते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी में रिस्क बिल्कुल नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। इसमें जनरल सेंस में पूछा गया कि आर ए आर सी का मतलब आप अपना आर ए का आर ए, सिर्फ इसमें जो आर है उसका मतलब रिस्क एडजस्टेड, आर ओ सी हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब आपको जो जो भी आपका कैपिटल पैसा जो लग रहा है उसमें जो आपको रिटर्न मिल रही है, उसमें आपको रिस्क को भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करके मेरे को 12% मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, सिर्फ 12% मत देखिए। इसके साथ ये भी देखिए कि जो कंपनी आपको 12% का प्रॉफिट दे रही है, वो कंपनी का रेटिंग कैसा है, क्या उसका बहुत खराब रेटिंग है, क्या वो बहुत रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना अच्छा वो रिटर्न दे रही है 12%, तो वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बनती है। तो आपको दोनों को देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप क्या चाहते हैं, आपको किस टाइप के ऑप्शंस चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और फिर आप डिसाइड कीजिए। तो बोल रहे हैं जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल हायर होगा, तो जब आर ए आर की वैल्यू हायर होगी, इसका मतलब आपने अपने रिस्क को एडजस्ट करके ही अपने रिटर्न को देखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा आर ए आर सी हायर। तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसको अच्छा और प्रेफरेबल तभी माना जाता है जब आपका आर ए आर सी का जो वैल्यू है वो हायर होगा, मतलब ज्यादा होगा, मतलब आपको जो भी रिटर्न मिल रही है उसमें आपने रिस्क को एडजस्ट करके देखा होगा और उस हिसाब से आपने डिसीजन लिया होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए। सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट हेल्ड इन ट्रेडिंग बुक। तो जो असेट्स को हम ट्रेडिंग बुक में, जो ट्रेडिंग बुक के बैंकों के असेट्स होते हैं, जैसे बैंकों में जो है, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट की काम करता है, तो इन्वेस्टमेंट में जो जो भी पैसा लगा होगा वो सब असेट्स आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्ट की होगी, तो उसको उन सबको बोला जाता है ट्रेडिंग बुक। तो क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी असेट्स ट्रेडिंग बुक के लिए बैंकों के होते हैं। तो पहला आपको ऑप्शन दिया, दे आर हेल्ड नॉट अंटिल मेच्योरिटी। दूसरा बोला है कि दे आर हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। तीसरा बोला है मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलोड। और चौथे और पांचवें आपको ऑप्शंस दिए, चौथे में बोला है ए एन सी और पांचवें बोला है बी एन सी। तो क्या इसका आंसर होगा करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर, पहली बात यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी असेट्स ट्रेडिंग बुक में रखे जाते हैं तो उनके फीचर्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग बुक वाले असेट्स के फीचर्स ये होते हैं कि जो भी मार्केट का प्राइस है, मान लीजिए इसको आप ऐसा समझिए, बैंकों का खुद मान लीजिए कि आप खुद है बैंक, और आप जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, कहीं पे भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? अगर शेयर का प्राइस बहुत डाउन हो रहा है तो आप उसको बेच देते हैं। आप क्या वेट करते हैं कि मान लीजिए 2 साल के लिए आपने सोचा था कि मैं 2 साल तक शेयर लूंगा, तो क्या आप वेट करते हैं 2 साल होने का, या आप देख रहे हैं अच्छा इसका प्राइस तो बहुत डाउन जा रहा है तो हम इसको बेच देते हैं, तो आप इसको मैच्योरिटी तक नहीं रखते। ठीक है, तो पहला फीचर हो गया ट्रेडिंग बुक के असेट्स का, कि इसको मैच्योरिटी तक नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये जिद रख ली कि हमें मैच्योरिटी तक ही इस असेट्स को रखना है, तो उससे क्या होगा, ऐसा होगा कि उस शेयर का प्राइस कम होते होते तो वो जीरो वैल्यू भी हो सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो जब आप देख रहे हैं कि ट्रेंड आपका डाउन चल रहा है, मार्केट का एक ट्रेंड होता है ना, बुल मार्केट बियर मार्केट बोलते हैं। सो बियर मार्केट में क्या ट्रेंड डाउन चल रहा है, बुल मार्केट में मतलब अच्छा ट्रेंड है, आगे आपको ग्रोथ मिलेगी। तो आप देख रहे हैं बियर मार्केट है, यानी कि उसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है, तो आप वेट मत कीजिए उसको बहुत जीरो आने तक, मेच्योरिटी तक आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, तो इसलिए पहला आंसर है कि दे आर नॉट हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग बुक में अगर हम मेच्योरिटी का वेट करेंगे तो उस एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो अब जीरो तक आने का तो वेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ए हो गया करेक्ट। बी इसमें बोला है दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी। दूसरे बोला कि उसको दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी, बोल रहा कि उसको मेच्योरिटी तक रखा जाता है। और एग्रो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो मेच्योरिटी तक अगर आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको ए पॉइंट के लिए बताया था कि उसका प्राइस, वो जो मार्केट है मान लीजिए बियर मार्केट है, मतलब जो है रेट आपके शेयर्स के, जो भी आपने ट्रेडिंग में अपने असेट्स रखे हैं, बैंकों के लिए असेट्स क्या हो गए जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया,
तो अगर आप उसको मैच्योरिटी तक आने का वेट करेंगे तो प्राइस बहुत कम आ जाएगा और जीरो वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इसीलिए दूसरा जो ऑप्शन बोला है कि दे आर हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, तो ये रॉन्ग हो गया, दूसरा नहीं होगा। तीसरा बोला मार्क टू मार्केट सिस्टम। अभी मार्क टू मार्केट सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज आपने शेयर खरीदे जिसकी कीमत है 10,000 रुपये, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे, कल आप देखोगे वो 10,000 आपका होगा बुक प्राइस, जिस प्राइस पे आपने बुकिंग की, मतलब जब आपको मिला। तो कल आप देखोगे अगर शेयर का अच्छा डिमांड है तो उसका प्राइस बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि आपकी जो टोटल वैल्यू है वो आपको 11,000 दिखाएगा। परसों आप देखोगे मार्केट बहुत डाउन चला गया तो वो आपको 9,000 दिखाएगा। तो ये क्या हुआ, ये है मार्क टू मार्केट सिस्टम। मतलब जब आप कुछ भी शेयर या कुछ भी ट्रेडिंग की चीजों में आप इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे हमें जो पैसा देना होता है वो एक डिफरेंट अमाउंट होता है, और मार्केट में जैसा भी डिमांड चल रहा है उसका सप्लाई चल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए अभी अगर प्रेजेंट सीन की बात करें तो ऑयल प्राइसेस को लेके कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कैसा ऑयल का जो भी कंडीशन है, सो आज का क्या प्राइस है और बाद में क्या प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो जब हमने अभी इन्वेस्ट किया है पैसा तो अभी 11,000 अभी 10,000 में लिया, कल मान लीजिए मार्केट का सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डिमांड चेंज होगी, सप्लाई चेंज हो गई, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑयल का है कि कैसे उसका रेट चल रहा है, तो यानी हमारी जो भी जहाँ भी हमने इन्वेस्ट किया है तो उसके प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट है, मार्केट में उसका कितना डिमांड है, उसी हिसाब से उसका रेट डिसाइड होता है। उसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट सिस्टम। यानी अगर अगर आप उसको अभी बेचोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने 10,000 में खरीदे तो हम 10,000 में तो कम से कम बेचेंगे, नहीं। अगर मार्केट डाउन चला गया तो आपको उसके लिए 8,000 या 7,000 भी मिल सकते हैं। उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट सिस्टम, यानी जो भी मार्केट प्राइस है जब भी आप उसको बेचोगे खरीदोगे आपको उसी रेट पे मिलेगा। सो सी भी हमारा करेक्ट है। तो ए वाला पॉइंट भी करेक्ट था और सी वाला पॉइंट भी करेक्ट है, तो आंसर डी आ जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए एंड सी यानी कि डी। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया कि कैसे करके ये आंसर डी वाला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। पहले बोला है कि एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती है असेट के कंपैरिजन में। लाइबिलिटीज क्या होती है, बैंकों का एफडी आरडी वो सब लाइबिलिटीज है। बैंकों के एसेट्स जितने भी टाइप के लोन बैंक देता है, जैसे पर्सनल, हाउसिंग, एजुकेशन लोन, माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन, हर तरह का जो लोन है वो बैंकों के लिए असेट्स होता है। तो बोल रहा है बैंकों की लाइबिलिटीज यानी एफडी आरडी वो सब ज्यादा है और लोन कम है, तो लिक्विडिटी फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क उसको बोलते हैं। दूसरा बोला एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ओवर लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब जो 8 साल 10 साल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपकी लाइबिलिटीज है। आपने एफडी कराई मान लीजिए 10 साल की, वो आपकी होगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसे असेट्स मतलब लोन आपने दिया 25 साल के लिए 30 साल के लिए, तो आपके हो गए लॉन्ग टर्म असेट्स। ठीक है, 3 साल से ज्यादा जो भी होगा वो आपका लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जो लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू असेट्स, तब होता है। तीसरा बोला एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म समझिए 3 साल से कम 1 साल तक के लिए, ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो बोल रहे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ज्यादा है और जो है लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म असेट्स है उससे ज्यादा है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। डी बोल रहा है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशंस। जो भी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा नहीं अवेलेबल हो पा रहा। मान लीजिए कोई एफडी ब्रेक हो गया और एफडी जब आप ब्रेक कर रहे हैं कस्टमर की तो आपको पैसा चाहिए, कस्टमर को पैसा विड्रॉ करने के लिए पैसा चाहिए, पर आपके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा था आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ पे, ट्रेडिंग में आपने इन्वेस्ट कर दिया, लोन में आपने दे दिया, तो अभी पैसा नहीं है। उसको बोलते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि कस्टमर को जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने, उनकी जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपके पास फंड नहीं है। फंड था उसका आपने क्या किया, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो कहीं लोन के तौर पे, कहीं लोन के तौर पे आपने दे दिया, इसी वजह से आपके पास पैसा नहीं है। उसको बोलते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। और ये बहुत ज़्यादा जो बैंकों का एक डिपार्टमेंट है स्पेशली इसी रिस्क को देखता है कि लिक्विडिटी का कोई इशू ना। मतलब ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी के नाम पे आप खाली पैसे को रख देंगे, क्योंकि खाली पैसे में कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और अगर कस्टमर का पैसा है तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट उसको पे करते हैं, 5% 4% जो भी है। खाली पैसा नहीं रखना है और पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट करना है कि कभी भी कस्टमर पैसे को ब्रेक करने आ जाए, अपनी एफडी ये सब ब्रेक करने आ जाए तो इमीडिएट पैसा अवेलेबल हो। ठीक है, वो होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। सो डी आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द रिस्क ऑफ एडवर्स वेरिएशंस वेरिएंस ऑफ मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोला जाता है। तो मार्क टू मार्केट जो है, मार्केट प्राइसेस चेंज हो रहा है और जो मार्क टू मार्केट वैल्यू है, जैसे मैंने आपको मार्क टू मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई प्राइस आपने खरीदा 10,000 रुपये, अभी उसका कीमत 12,000 या 15,000, तो रेट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। जिस रेट में हमने खरीदा वो रेट कुछ था और अभी मार्केट में उसका रेट कुछ और हो गया, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रेट। तो वही होता है मार्क टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अगर ऐसा रिस्क आ जाए कि आपका जो मार्क टू मार्केट वैल्यू में जो वेरिएंस आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो एडवर्स है। एडवर्स मतलब आपने मान लीजिए 10,000 में खरीदा था, अभी उसका वैल्यू 8,000 या 7,000 हो गया, तो उसको बोला जाएगा एडवर्स, मतलब आपके लिए फेवरेबल ना हो जो। तो 8,000 हो गया तो वो आपके लिए कौन सा रिस्क है,
वो है हमारा मार्केट रिस्क। इसके साथ ही एक और भी रिस्क है, जो प्राइस है वो भी उसका चेंज हो गया, तो उसको आप प्राइस रिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस रिस्क एंड मार्केट रिस्क दो तरह के हमारे उसमें रिस्क हो जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट के जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारा प्राइसेस भी चेंज हो गया, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट की वजह से जो प्राइस चेंज होगा वो हमारा प्राइस रिस्क आ जाएगा, और मार्केट वैल्यू चेंज हो गई तो उसकी वजह से मार्केट रिस्क आ जाएगा। सो इसमें आपका दो तरीके का रिस्क हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के जैसे बेसिस पॉइंट के चेंज होने से आपका जो प्राइस है, वैल्यू है, जो चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस रिस्क। और मार्केट वैल्यू चेंज हो गया, तो मार्केट में कोई प्राइस आपने 10,000 का इन्वेस्ट किया था, तब था प्राइस अब 8,000 हो गया, तो क्या हो जाएगा मार्केट रिस्क, कि मार्केट में उसका प्राइस अभी कम हो गया है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोनों ही होगा। दोनों मतलब ए एंड बी, प्राइस रिस्क भी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइस चेंज हो गया, और मार्केट रिस्क भी क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है उसमें एडवर्स या अनफेवरेबल चेंजेस देखने को मिले हैं। सो डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, कंट्री रिस्क एन एग्जांपल ऑफ। तो कंट्री रिस्क किस किसका एग्जांपल है, पहला बोला है मार्केट रिस्क, दूसरा बोला है क्रेडिट रिस्क, तीसरा है ऑपरेशन रिस्क, और चौथा है लिक्विडिटी रिस्क। तो कंट्री रिस्क इन चारों में से कौन सी कैटेगरी का रिस्क है। मार्केट रिस्क तो वही आपने देखा जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, कि मार्केट में आपने कुछ भी खरीदा, 10,000 उसका मार्केट वैल्यू था, लेकिन अभी मार्केट में उसका डिमांड नहीं है। आपको मालूम है कि जब किसका डिमांड नहीं होता तो उसका प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए उसका प्राइस कम हो गया। तो 10,000 की चीज़ का भी मार्केट प्राइस 8,000 हो गया या 7,000 हो गया, तो आपका होगा मार्केट रिस्क। ठीक है, और दूसरा है क्रेडिट रिस्क, मतलब हमारा जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट हो रहा है, उसको हमें पेमेंट करनी पर वो नहीं कर पा रहा। सो क्रेडिट रिस्क एक टाइप का क्या होता है, क्रेडिट रिस्क एक टाइप का होता है कंट्री रिस्क। क्यों, क्योंकि कंट्री रिस्क में तो यही होता है, बस डिफरेंस इतना है क्रेडिट रिस्क और कंट्री रिस्क में, क्रेडिट रिस्क में हमारा बोरोवर डिफॉल्ट करता है, ठीक है, उसमें भी पेमेंट नहीं मिलती बैंक को या कोई भी सेलर है। और कंट्री में ऐसा होता है कि उसकी कंट्री ऑब्लिगेशन लगाती है, उसकी कंट्री रोकती है। मान लीजिए कोई इंपोर्टर है जो कि यूएसए में, तो वो इंपोर्टर ने इंडिया से सामान मंगवाया, तो इंपोर्टर तो पेमेंट करना चाहता है, बट इंपोर्टर के पास पैसे भी है, उसने अपने बैंक को भी पैसा के लिए बोल दिया कि आप मेरा अकाउंट डेबिट करके जो इंडिया में एक्सपोर्टर आप उसको पैसा भेज दीजिए, क्योंकि मैंने उससे सामान मंगवाया है, खरीदा है। पर वहाँ की जो कंट्री है वो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि यहाँ से पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो कंट्री की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो इम्पोर्टर है वो भी मजबूर है, उसको अपनी कंट्री की बात माननी पड़ेगी, वो ऐसे कुछ नहीं बोल सकता, तो उसको माननी पड़ेगी बात, वो चाहता है कि पेमेंट हो, पर वहाँ की कंट्री नहीं चाहती कि पेमेंट हो। तो यानी कि क्रेडिट रिस्क भी एक टाइप का कंट्री, जो कंट्री रिस्क है वो भी एक टाइप का क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारा जो पेमेंट है वो हमें नहीं मिलता है। सो इसीलिए कंट्री रिस्क एक टाइप का क्रेडिट रिस्क है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके बाकी दो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ऑपरेशन रिस्क क्या होता है, ऑपरेशन रिस्क मतलब कोई स्टाफ का कोई गलती हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई सिस्टम फेलियर हो गया, और कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, भूकंप, अर्थक्वेक, वो सब हमारा आ जाएगा ऑपरेशन रिस्क। एक लास्ट रिस्क और दिया हुआ है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कौन सा रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क ऐसा है कि बैंकों के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है, पैसा नहीं है, कस्टमर का एफडी कुछ मैच्योर हो गया, उसके लिए प्रॉपर बैंकों के पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, ठीक है, वो सब हमारा लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, मतलब सफिशिएंट कैश अवेलेबल ना हो, जो भी हमारे कैश आउटफ्लो है उनको पूरा करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कैश नहीं है, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, हमने बाकी टाइप के रिस्क को भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और जो क्रेडिट रिस्क है वो क्यों होगा कंट्रीज वाला आपको बता दिया। सिर्फ डिफरेंस इतना है, क्रेडिट रिस्क में बोरोवर की मर्जी से बोरोवर डिफॉल्ट करता है, और कंट्री रिस्क में बोरोवर की मर्जी नहीं, उसकी कंट्री नहीं चाहती कि पैसा बाहर जाए। पर ऐसा कंट्री करती क्यों है, जैसे आप अभी श्रीलंका का एग्जांपल देख लीजिए, वहाँ की जो कंट्री है उनके पास खुद कोई भी मतलब उनके पास खुद रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास खुद इतने पैसे नहीं है, तो वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ही लगाएंगे अपनी कंट्री के लोगों पे, ठीक है, वही उनके पास बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशन है इकोनॉमी बहुत ही खराब अगर हो जाती है, तभी ऐसा कंट्री जनरली लगाती है। नेक्स्ट आपका बोला है स्ट्रेटेजी रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क। अभी ये बोल रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। चार आपके ऑप्शंस है, पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा आपका है क्रेडिट रिस्क, तीसरा है आपका ऑपरेशन रिस्क, और चौथा आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो आपका स्ट्रेटेजी और रेपुटेशन इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है। मार्केट रिस्क हमने यहाँ पे देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो मार्केट का जो प्राइस है जो हमने इन्वेस्ट किया 12,000 था या 10,000 में हमने खरीदा, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 7,000 है, मतलब अगर हम अपने शेयर को अभी बेचने चलेंगे तो हमने 10,000 में खरीदे थे शेयर एक महीने पहले, अभी अगर हम उसको बेचने जा रहे हैं, ये सोचा था कि एक महीने में कुछ बेनिफिट होगा, पर शेयर के प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, तो हमें सिर्फ 7,000 या 6,000 ही मिलेंगे, तो वो मान लो हो गया मार्केट रिस्क। ऐसे क्रेडिट रिस्क हमने देखा कि बॉरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं दे रहा, कस्टमर ईएमआई नहीं पे कर रहा, वो आ जाएगा क्रेडिट रिस्क। ऑपरेशन मैंने बताया स्टाफ का कोई गलती, कोई ह्यूमन एरर, गलती से आपने एक डिजिट एक्स्ट्रा, एक जीरो एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, 10,000 का पेमेंट करना था, गलती से आपने एक जीरो टाइप कर दिया तो 1 लाख का पैसा चला गया, ठीक है। और उसकी वजह से और क्या हो गया, ऑपरेशन में कोई स्टाफ का कोई सिस्टम फेलियर हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, इस तरीके की चीजें आ गई, बाढ़, फ्लड हो गया, तो वो सब आता है हमारा क्रेडिट ऑपरेशन रिस्क में।
तो क्या इस तरह की बातें आपको स्ट्रैटेजी रिस्क या रेपुटेशन रिस्क में मैच करती हुई लगी? नहीं। स्ट्रैटेजी रिस्क में होता है कि बैंक ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी, लेकिन वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी कुछ भी बनाई जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है एम्प्लॉय के हाथ में होता है। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी थी, बट एम्प्लॉयज उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। ऐसे ही होता है रेपुटेशन रिस्क। किसी कस्टमर ने किसी बैंक के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, जिसकी वजह से जो है बैंक का इमेज बहुत ज़्यादा मार्केट में डाउन चला गया। ठीक है? आपने देखा होगा कि जनरली कई बार आरबीआई बैंकों पे फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है कि इस बैंक ने केवाईसी के जो है रूल्स का उल्लंघन किया है, नॉर्म्स केवाईसी जो नॉर्म्स है पूरे नहीं किए, तो उस पर 100 करोड़ का 50 करोड़ का ऐसे फाइन लगाती है। तो कस्टमर न्यूज़पेपर पढ़ेगा कि इस वाले बैंक में मेरा अकाउंट है, इसी से मैंने लोन लिया है, और इसके ऊपर खुद आरबीआई गवर्नमेंट इतनी पेनल्टी लगा रही है। तो एक तरह से नेगेटिव इमेज उस बैंक की बन जाती है। ठीक है? तो वो हो जाता है रेपुटेशन। तो नेगेटिव इमेज बनेगी तो कस्टमर क्या करेगा? उसको मान लीजिए कुछ एफडी ओपन करानी है, तो उस बैंक में ना जाके किसी अच्छे नामी बैंक के पास जाना पसंद करेगा। ठीक है? तो वही होता है रेपुटेशन रिस्क। मतलब वो हमारा जो है मार्केट में, या कोई कस्टमर है, उसने सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया बैंक के बारे में कि मैं उस बैंक से पैसे लेने गया, लोन लेने गया, तो उसने मुझे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, और वही लोन मैं किसी दूसरे बैंक के पास गया तो उसने मुझे सस्ता इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, या बैंक ने मुझसे प्रोसेसिंग फी के नाम पे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए। कुछ भी वो नेगेटिव बोल सकता है, या उसने मेरे को बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दी, कुछ भी नेगेटिव इमेज बना के वो सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चलाता, तो वो भी हमारा आ जाएगा रेपुटेशन रिस्क में। तो ये जो मार्केट क्रेडिट और ऑपरेशन के जो फीचर्स हैं, और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी और रेपुटेशन रिस्क के फीचर्स से बताया, तो कुछ भी इसमें से मैच नहीं किया इन तीनों से। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई भी फीचर नहीं मैच किया, तो स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशन का आंसर हो जाएगा डी, यानी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन। आपने कोई बिजनेस डिसीजन लिया और वो एडवर्स चला गया, आपने बहुत अच्छा कोई डिसीजन लिया लेकिन वो अच्छे से काम नहीं किया। क्यों? इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। कि जैसे कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं, जरूरी नहीं कि जो आप डिसीजन लोगे और बहुत आपको लगेगा कि बहुत सुपर हिट डिसीजन है तो वो वैसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेनली इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जैसे कोई पिक्चर भी बनती है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन डायरेक्टर ने अच्छे से जो है नहीं काम किया, तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। तो सेम वैसे यहाँ पे होता है कि आपने स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छे से बनाई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाई, या जो रिस्पॉन्सिवनेस था, लोगों में जो रिस्पॉन्स था उसको लेके, उसकी कमी देखने को मिली। तो वो कौन सा रिस्क होता है? कि बिजनेस डिसीजन एडवर्स है और अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया बिजनेस डिसीजन का, तो उस रिस्क को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। यानी स्ट्रैटेजी आपकी फेल होगी, आपने जो अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई वो काम नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा स्ट्रैटेजिक रिस्क। तो रिस्क फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन का आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला था रिस्क एसोसिएटेड विद अ पोर्टफोलियो इज ऑलवेज लेस। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एफडी किया, आरडी किया है, आपका सेविंग बैंक भी है, तो चार पांच चीजें टाइप के आपने डिपॉजिट बैंक में करवा रखे हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है? पोर्टफोलियो मतलब कुछ चीजें आपके पास है, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या कुछ लोन है, लोन के भी आपके पोर्टफोलियो होते हैं। आपने कहीं से हाउसिंग लोन ले रखा है, कहीं से एजुकेशन लोन, कहीं से कार लोन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने लोन ले रखे हैं, तो वो आपका लोन पोर्टफोलियो हो जाएगा। मतलब एक पोर्टफोलियो में एक नहीं, कई टाइप के लोन आपके होते हैं। ठीक है? जैसे टोकरी है जिसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रखे, तो वो एक टाइप का पोर्टफोलियो हो गया। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है एक टोकरी के अंदर, तो वो एक टाइप का पोर्टफोलियो हो गया। तो वैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास अलग अलग टाइप के डिपॉजिट है। आपने 5 लाख का एफडी, 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट, सॉरी 4 लाख का रिकरिंग डिपॉजिट, 5 लाख का नॉर्मल सेविंग बैंक डिपॉजिट, इस तरह की पाँच छह चीजें आपके पास है, तो आपके पोर्टफोलियो वो हो जाएगा। जैसे कई बार आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या होगा? आपने ए कंपनी के 10 शेयर खरीदे, तो वो आपके पोर्टफोलियो में हो गए 10 शेयर्स ऑफ ए कंपनी। बी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, तो 100 शेयर्स ऑफ बी आ गया आपके पोर्टफोलियो। मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो बोले रिस्क एसोसिएटेड विद पोर्टफोलियो इज ऑलवेज लेस। आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, मतलब कई टाइप की जो चीजें आ जाएगी, तो उसमें जो रिस्क है वो हमेशा कम होता है। किसके कंपैरिजन में? देन द वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो मान लीजिए आपने जो आपके पास मान लीजिए 5 टाइप के शेयर्स थे, ए बी सी डी ई, तो आपने पांचों टाइप के शेयर्स को मिला के एक साथ उसका रिस्क चेक किया, तो वो रिस्क कम आ रहा है एज कम्पेयर टू रिस्क वेटेड ऑफ इंडिविजुअल। तो आपने क्या किया? ए बी सी डी ई 5 शेयर्स का अलग अलग रिस्क निकाला, और जो रिस्क आया फिर उसको आपने एवरेज लिया। ठीक है ना? वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल। तो पोर्टफोलियो का आपने रिस्क चेक किया, और आपने जितने भी टाइप के आपके पोर्टफोलियो में जो जो आइटम्स थे, मान लीजिए ए बी सी डी 5 टाइप के शेयर्स है, तो पांचों का आपने रिस्क चेक किया और उसका फिर आपने एवरेज निकाला। सो वो जो हमारी एवरेज की वैल्यू है वो कम आई, किसके कंपैरिजन में? देन द जो इंडिविजुअल का आपने मतलब रिस्क निकाला, रिस्क कैलकुलेट किया और उनका एवरेज लिया। जैसे होता है ना,
A+B+C+D+E/5, और आपने क्या किया, A/5 + B/5 C/5 D/5 सबका अलग अलग आपने रिस्क निकाला, फिर 5 से आपने डिवाइड किया सबको, ठीक है, रिस्क लेके। तो बोला कि सभी को मिला के अगर आप पोर्टफोलियो का रिस्क देख रहे हो और सबका अलग अलग रिस्क देख रहे हो, फिर उसका एवरेज देख रहे हो, तो जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम आया, इसका क्या रीजन है, इट इज ड्यू टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो 5 इसमें आपको ऑप्शंस दिए। पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, दूसरा बोला द फैक्ट दैट ऑल अकाउंट्स इन ए पोर्टफोलियो विल नॉट बिहेव इन यूनी डायरेक्शनल मैनर, कि मतलब सभी की सभी चीजें एक ही डायरेक्शन में नहीं बिहेव करती है। तीसरा बोला है द फैक्ट दैट रिस्क इन ऑल द अकाउंट्स इन ए पोर्टफोलियो विल नॉट मेटेरियलाइज साइमल्टेनियसली, मतलब रिस्क तो है लेकिन एक ही साथ वो मेटेरियलाइज नहीं होगा। डी है बोथ ए एंड बी, और ई है ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो जो पोर्टफोलियो है उसमें कई टाइप के, जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो पोर्टफोलियो की तरह काम करते हैं कि 4-5 जगह पे अपने इन्वेस्ट करने से अच्छा सभी लोगों ने पैसा मिलाया, थोड़ा पैसा एक में लगाया, थोड़ा बी सी डी, तो एक तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आती है कि जो पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गया। चलो 5 चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में, तो ए या बी में अगर लॉस भी होगा तो सी डी ई में प्रॉफिट होगा, तो जो ए और बी का जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। तो पहला आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, पहला हो गया कि रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन है, इसी की वजह से जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल आइटम के एवरेज के बराबर। तो पहला आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि उसमें अलग अलग टाइप की चीजें आ जाती हैं, डाइवर्सिफाइड है इसीलिए इसमें रिस्क कम है। दूसरा, द फैक्ट दैट ऑल द अकाउंट्स, ये बात बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो में 4-5 चीजें, पर वो हर चीज यूनिट डायरेक्शन में नहीं बिहेव करेगी। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी दिया है कि एक या दो चीजें में अगर मान लीजिए आपको लॉस भी हो जाता है, पर सभी में आपको ऐसा नहीं होगा, तो सभी चीजें यूनिट डायरेक्शन में बिहेव नहीं करती है। तो दूसरा ये फैक्ट हो गया। तीसरा, द फैक्ट दैट रिस्क इन ऑल द अकाउंट्स इन अ पोर्टफोलियो विल नॉट मेटेरियलाइज साइमल्टेनियसली। बी में बोला है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 चीजें हैं म्यूचुअल फंड में, ए और बी कंपनी में अगर लॉस भी होगा तो सी डी ई में आपको प्रॉफिट ही होगा, तो यूनिट डायरेक्शन में नहीं बिहेव करेगा। अगर एक कंपनी लॉस में चलेगी तो 2-3 फायदे में भी चलेगी, ऐसा होगा। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया कि रिस्क इसमें कम क्यों है पोर्टफोलियो में। तीसरा है कि जो रिस्क है, रिस्क तो है बट विल नॉट मेटेरियलाइज साइमल्टेनियसली, मतलब 5 आपके अलग अलग शेयर्स है, तो जरूरी नहीं कि पांचों का प्राइस एक ही साथ, मतलब रिस्क पांचों में है, पर वो जो मेटेरियलाइज होगा, मेटेरियलाइज करने का मतलब रिस्क आपको अभी फेस करना पड़ रहा है, तो वो एक साथ नहीं होगा, रिस्क है। पर ए कंपनी है बी सी डी ई, तो ए का अभी शेयर का प्राइस कम हो गया, पर जरूरी नहीं कि बी सी डी का भी अभी होगा, मतलब रिस्क तो बी सी डी ई में भी है, पर वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो मेटेरियलाइज है वो सिमल्टेनियसली नहीं होता। ये बी और सी पॉइंट में से डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि यूनिट डायरेक्शन में बिहेव नहीं करेगा, मतलब सभी लॉस में, तो ऐसा नहीं कि सभी सभी लॉस होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा भी होगा। सी में बोलने की कोशिश कर रहा है कि रिस्क तो सभी में है, पर वो जो मेटरलाइज करेगा, मतलब रिस्क हमें फेस करना पड़ रहा है। शेयर्स है एबीसीडी, तो ऐसा नहीं है कि जो है शेयर्स ए में भी मान लीजिए लॉस होने वाला है, बी में भी लॉस होने वाला है, ठीक है, दोनों लॉस वाली कैटेगरी में आ गए, पर एक ही टाइम पे नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज ए शेयर का वैल्यू कम हो गया तो एक महीने बाद बी का कम होगा, तो एक ही साथ मेटरलाइज नहीं करेगा। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है। तो वो डी में बोला था कि ए और बी पॉइंट ही करेक्ट हो गए, और ए में बोला ऑल ऑफ दिस। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ई आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे रिस्क है वो एक बार में मेटरलाइज नहीं करेंगे और एक ही डायरेक्शन में भी वो बिहेव नहीं करेंगे। और तीसरा, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन तो आप समझते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपका म्यूचुअल फंड वही होता है जिसमें पोर्टफोलियो में, मतलब जैसे 5 लोग हैं ए बी सी डी, सबने 10,000 अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए, और एक में क्या किया, 50,000 को इकट्ठा किया गया, उसमें से 10,000 एक जगह लगाया, 20,000 एक जगह लगाया, 10,000 एक जगह लगाया, 10,000 इस तरह से किया। तो म्यूचुअल फंड वाला बेस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों ही पॉइंट इसमें करेक्ट है। यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।